स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पेन और पेपर ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए काफी विद्यार्थी अलग अलग आंसर दे रहे हैं, काफी विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एक विक्रेता एक सेल फोन 15% की छूट पर खरीदता है, यानी कि विक्रेता ही खरीद रहा है, बेचने वाला ही, और इसे इतने पर बेचता है। यानी कि जब वह सेल फोन खरीद रहा है तो मान लीजिए सेल फोन कितने का है, एमआरपी पर 100 की एमआरपी है, तो विक्रेता का क्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया। बोलो हाँ या ना। भाई ये आपकी एमआरपी है और आप इतने पर ही तो खरीद रहे हो। सही कह रहा हूं ना? अरे मस्त आराम से सोच के करो, गलत तो नहीं कर रहे ना। सिंपल से सोचो कि आप एक दुकानदार ही हो, आप दुकानदार की एमआरपी से 15% डिस्काउंट पर आप भी तो कहीं से खरीद के लाओगे, आपके घर की फैक्ट्री नहीं है। तो बोले ठीक है सर, हमने 85 में खरीदा है और इतने रुपए में बेच रहा हूं मैं, तो ठीक है, अब इतने में बेच रहा हूं, ठीक है। अगर वह 15% का लाभ कमाता है, सुनना जरा, यानी कि 15% का लाभ का मतलब 20 से 23, कोई दिक्कत? नो। ये 20 क्या है उसका, सीपी, और ये क्या है, एसपी। आप क्या सेम करोगे? आप सीपी तो सेम करोगे। अरे भाई आप सीपी ही तो सेम करोगे ना, क्योंकि आपका ये ही तो इसके बराबर होगा, तभी तो मैं एसपी को रिलेट कर पाऊंगा। बोलो सही कह रहा हूं? सही है ना? चलिए तो सर कैसे करें? तो यार ऐसा करो सर, आप यहां 20 का गुणा कर दो, आप तो टेंशन ही नहीं लेनी। यहां जैसे ही आपने 20 का गुणा कर दिया, यहां पर आपने किसका गुणा कर दिया, 85 का, और यहां भी आपने किसका गुणा कर दिया, 85 का। तो क्या ये मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या? ये पूरा सेलिंग प्राइस आ गया। और ये सेलिंग प्राइस अगर आ चुका है तो ये किसके बराबर कर देता हूं, 5865 के। आराम से सॉल्व करूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको लोगों को। तो सर 17 से काटोगे आप पहले, तो मैंने 17 दिया 51, बचे 7, 17 चौकी 68, और 17 चौकी 68 बचा कितना, 8, 17 पंजे 85। फिर मैंने 5 से काटा, 5 6 30, पनाम 45। फिर मैंने 23 से काटा, एक रेशो की वैल्यू निकल कर आ गई 3। मजा आया? एक रेशो की वैल्यू अगर 3 निकल कर आ गई है तो आपको छूट निकालनी है, और हमेशा छूट क्या होती है, एमआरपी। एमआरपी ये है और आप इतने रुपए में बेच रहे हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या? तो सर यहां पर आपका जो 2000 है वह एक्चुअल में 6000 है। एक्चुअल में आपका 6000 है ना? अरे भाई एमआरपी आपका 6000 है ना, और आप यहां कितने में लेकर आ रहे हो, 1700, यानी कि 5100। तो आपको छूट कितने की मिली थी, 900 रुपए की। मजा आ गया डियर? ये बहुत प्यारा प्रश्न है, आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? आप कोई और तरीका भी ले सकते हो, आप इसको और सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही तरीका लेना है, लेकिन जो एक प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आपके सामने है। 5100 कैसे आया, जिस तरह से ये 6000 आया, क्योंकि ये तो रेशो में था ना, एक रेशो की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 6000, और यहां 3 का गुणा करेंगे तो 5100। ठीक है, चलिए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न करिए। ओ बहुत जल्दी कर लिया, अच्छा किया। देखो यहां दिख रहा है सर x और यहां दिख रहा है y, यहां से आपने निकाल दिया x बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस √7 के, और यहां से y किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 प्लस √7 के। आपको दोनों का योग निकालना है, तो मैं रैशनलाइज कर दूं। जब कभी भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जब कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए, याद है कल भी कराया था, क्या आ जाए, इरेशनल नंबर है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको कैसे पता चला, बोलो आपको कैसे पता चला? क्योंकि सर यहां कभी भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो वह हमेशा इरेशनल कहलाएगा। मेरी एक एक बात को सुना करो, हर बात पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो इसलिए हम पहचान सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, रैशनलाइजेशन, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करना।
कर दिया, इसमें भी इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा होगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस का होगा। तो सर कितना आ रहा है, वही आ रहा है, 2 से 2 कट गया, तो सर ये आ रहा है 3 + √7 और ये आ रहा है 3 - √7। 2 से 2 कट चुका है, कारण आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये कितना हो गया, 6/2, 3 आपका राइट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा, मजा आ गया होगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में 175 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं वर्ग की भुजा को a मान रहा हूं तो a में अगर 5 सेंटीमीटर की वृद्धि मैंने कर दी तो उसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा ना, और पहले की अपेक्षा कितना हो गया, 175 ज्यादा हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। तो a² प्लस 10a प्लस 25 माइनस a² बराबर 175, और सॉल्व करने पर a² से a² कट गया, 10a बराबर 150 और a बराबर 15। अब जब a बराबर 15 आ गया तो यही तो वास्तविक है, यही ओरिजिनल था। भाई जब कभी भी कोई छेड़खानी की जाए तो वो ओरिजिनल नहीं होती है, ओरिजिनल होती है जो मानते हैं अपन। तो आपको उसी का परिमाप पूछा गया है, तो आपका आंसर कितना होगा, 4a होता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप आपका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a यानी कि 60। चीजें क्लियर हो रही है डियर, ये हुई ना बात। तो आपको अपने आप इंप्रूवमेंट नजर आएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले, ठीक है। हाँ चलिए, एक बच्चा कह रहा है डिफरेंस क्यों। मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैंने कितनी बार बताया होगा कि जब आपसे मैं ये बोल देता हूं आपको मेरे से 50 रुपए ज्यादा मिलते हैं या मेरी सैलरी आपसे 50 रुपए की वृद्धि हो गई, कभी भी ऐसा आ जाए जहां पर वृद्धि हो या कमी हो या कुछ भी हो, तो उसका मतलब क्या होता है, ऑलवेज डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस किससे लोगे, बढ़ी हुई क्षेत्रफल से। ओरिजिनल क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 175 है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना ये तो क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होगा ना। नेक्स्ट बोला क्या जा रहा है सर, 8 महिलाएं। अच्छा ये या आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, या मतलब 2 केस है जो कि इक्वल बनाएंगे, यानी कि 8 अगर लड़कियों की बात करता हूं या फिर 12 लड़के हैं, 28 दिनों में ही कर रहे हैं, यानी कि इसको भी 28 दिन ही लग रहे हैं सर और इसको भी 28 दिन ही लग रहे हैं, लेकिन ये या क्या दे रहा है, इक्वल दे रहा है। इससे क्या फायदा होगा, पहले तो हम एफिशिएंसी निकाल पाएंगे गर्ल और बॉय की, जो कि कितनी निकल कर आ रही है, 4 × 12 और 4 × 2 = 8। यहां से हम टोटल वर्क भी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, आसान हो गया। कैसे, या तो आप गर्ल की जगह 3 रख दो, तो गुणा मत करना, पर 8 × 3 × 28 गुणा मत करना, तो कोई भी एक ले लो क्योंकि है तो इक्वल ही ना भाई। चलिए सर बात तो समझ में आ गई, ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, 4 लड़कियां और 8 लड़के, अगर टोटल वर्क में किस चीज का मैं भाग दे दूं कि समय आ जाए, बोलो। तो सर टाइम इनटू एफिशिएंसी ही तो हमारा काम के बराबर होता है। अगर किसी को दिक्कत है तो कल रात को 10 बजे पढ़ाऊंगा, कल की क्लास पता है ना, कल दोपहर 3 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूं, 5 बजे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाला हूं, और 8 बजे सीटीएम होगा अपना, और रात को 10 बजे आपके लिए टाइम एंड वर्क होगा, ठीक है। तो ये आ जाना कल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही मिलूंगा और टाइम पर आना। तो सर यहां आप क्या कह रहे हो ये बताओ, हम टाइम निकालना चाहते हैं तो मैं टोटल वर्क में किसका भाग दे दूं, एफिशिएंसी का। और एफिशिएंसी किसकी, 4 लड़के, तो 4 लड़के, एक लड़के की एफिशिएंसी है 2, तो 4 दूनी 8, और ये और आ गया तो प्लस होता है, और 8 लड़के, अरे 4 लड़कियां हैं 4 लड़कियां यानी कि 4 × 12,
और 8 लड़के यानी कि 8 दूनी 16, ठीक है ना। चलिए, तो 16 और 12 कितना हो गया? 28। 28 से 28 कट गया, 24। तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। उम्मीद करता हूं आप सभी ने बना लिया होगा, यही मेरी आशा है आप लोगों से। अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं, चलिएगा। नेक्स्ट, वर्क कैसे निकाले? यही तो वर्क है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क निकल गया। देखिए, क्वेश्चन काफी प्यारा है। 10,620 रुपए साधारण ब्याज पर 4 साल में इतने रुपए हो जाते हैं। ब्याज की दर में अगर 5% की वृद्धि कर दी जाती है तो 10,125 रुपए 4 साल में कितने हो जाएंगे? अब क्या यहां डायरेक्ट केस लगा सकते हो क्या आप? नहीं, कारण प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं सर। क्या है? प्रिंसिपल अलग अलग हैं। लेकिन एक काम हो सकता था, लेकिन पॉसिबल नहीं है, रेट तो चाहिए ही चाहिए मुझे, तो रेट तो निकालना ही पड़ेगा भाई। तो रेट निकालते हैं। 4 साल का ब्याज ये है, तो 14,160 रुपए क्या है? अमाउंट है। उसमें से अगर 10,620 रुपए घटाता हूं तो कितने रुपए आ रहा है साधारण ब्याज? सर साधारण ब्याज आ रहा है 3,540, जैसा कि मेरे स्टूडेंट बोल रहे हैं। ये कितने साल का है? 4 साल का। कितने साल का है? 4 साल का। तो 1 साल का ये हो जाएगा किस पर? प्रिंसिपल पर। वही तो रेट होता है। मैंने बहुत तरीके से काम किया है कि 4 साल का किस पर? प्रिंसिपल पर। वही तो रेट होता है, और वही रेट निकालने के लिए आगे चलते हैं। अब आपको पता लगेगा कि ये कितनी बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? काटो। 0 से 0 काट देते हैं। 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 4 9 और 3 12, 9 से कटेगा। 9 एकम 9, बचा 1, 9 एकम 9, बचे कितने? 7, 9 8 72, और 9 9 तिया 27, 9 चौके 9 तिया 27, बचे कितने? 8, और 9 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा भाई, 3 से जाएगा, 9 से कैसे चला जाएगा ये? तो कितना आ रहा है आप बताओ? रेट कितनी निकल कर आ रही है? यहाँ हम रेट निकाल रहे हैं, तो रेट कितनी निकल कर आ रही है ये बता दो। आई थिंक ये वैसे भी 12 बार जा रहा होगा, शायद 25/3 आ रही है, 8.33 आ रही है ना। मुझे भी ऐसे लग रहा है। तो 25/3 या 8.33 बोल सकते हैं, या 1/12 बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर 8.33% आ रहा है। ठीक है, तो वैसे भी पता लग रहा है ना यार, इतनी माथापच्ची क्यों कर रहा हूं मैं? ये 354 से 3 बार नहीं कट जाएगा क्या? दिख ही रहा है। तो 1/12 वैसे ही हो गया ये। हाँ यार। चलिए, तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया कितना? 1/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। 1/12 बोल सकता हूं, या क्या बोल सकता हूं? 25/3% बोल सकता हूं। एनी प्रॉब्लम? अगर मैं 5% की वृद्धि और कर दूं तो आपकी एग्जैक्ट रेट निकल कर आ जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी? 40/3% हो जाएगी मेरे दोस्तों। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैं अब रेशो बनाना चाहता हूं, तो 40/3 को मैं लिख सकता हूं 40/300। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैं इसको काटना चाहता हूं, 2/15 बार लिखना चाहता हूं, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। 15 मेरा प्रिंसिपल है, और 2 मेरा 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज है 2, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8। तो मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या हो सकता है? 15 और 8 23। तो 23 रेशो को किसके बराबर, 15 रेशो को किसके बराबर कर दूं? 10,625 के। तो 15 रेशो बराबर 10,125 हो गया। तो यहां से मैंने काटा 15 6 की 90, बचे कितने मेरे पास? कितने बचे? 90। तो ये हो गया 11, 112। तो 15 7 105, और 15 5 75, 675 आ गया। 675 को 23 से गुणा कर दो। तो इतना प्यारा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ है, ध्यान रखना, है ना। ये यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, यूपी एसआई में। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं पेपर में, आप तैयार रहिएगा बस।
तो यहाँ हम देख सकते हैं 23 पंजे 115, कैरी आया कितना 11, 23 सत्ते 7 या 21 और 2 यानी कि यहाँ 25 आएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और तरीके से करना होगा, बहुत टाइम टेकिंग लगा नहीं, पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। ये बात हमेशा सोच के रखना, जो मैं यहाँ करा रहा हूं आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस देने के लिए करवा रहा हूं। मैं आपको किसी छोटे पेपर या बड़े पेपर को सोच के नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो हर लेवल का है, तो आप ये सोच के पढ़ाई करें। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं किसी से। ठीक है, तो अब कई सारे विद्यार्थियों का ये मानना है कि सर शिव अपनी गति को 25 मिनट जल्दी पहुंच जाता है यदि वह 7/5 टाइम स्पीड करता है। तो हम यहाँ बता देते हैं आपको कि वह अपनी स्पीड का जो रेशो लेगा वह 5 से 7 ही लेगा। पहली बात, सर भाषा तो ऐसे लिख रही है, ये भाषा ही तो कंफ्यूज करती है आप लोगों को, ध्यान रखना। अगर मैं कह दूं दूरी ऑफिस तक की तो दूरी सेम रहेगी ना, तो टाइम का रेशो कितना होगा भाई 7 से 5, उल्टा हो जाता है। तो 25 मिनट पहले पहुंच रहे हो ना, तो जो 2 रेशो की कमी आ रही है वही तो आपके 25 मिनट के बराबर है। तो एक रेशो बराबर कितना हो गया 12.5 हो गया। आपसे क्या बोला गया है, नियमित गति से, यानी कि ओरिजिनल स्पीड तो यही है, उससे चलने पर क्या होगा टाइम 7 रेशो, यानी कि 12.5 इंटू 7, तो आपका जो राइट आंसर होगा 87.5 हो जाएगा। तो कई सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल बात है, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहे हो या कभी भी नहीं हो सकते हो। आपको सिंपल सा एक लॉजिक समझ के रखना है कि जब कभी भी एग्जामिनर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस तरह के क्वेश्चनों में, और कभी भी ऐसा आ जाए ना 7/5 गुना वृद्धि करता है, तो ये बता रहा है कि 5 से वह 7 कर रहा है, ये बता रहा है कि वह 5 से वह 7 कर रहा है, इस तरह से। और अगर आप 5 से 12 लेते हो तो वो सरासर गलत है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर भी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, 5 से 12 नहीं लोगे। रेलवे भी इस तरह की लैंग्वेज में आपको कंफ्यूजन बनाता है, यूपीएसआई में भी इस तरह की लैंग्वेज में कंफ्यूजन रहता है, तो आप इस चीज को ध्यान से करें। ठीक है, चलिए 3 संख्याओं का माध्य और माध्यिका 10 और 12 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात दे रखा है। तो मैं ये कहता हूं, देखो सर सबसे छोटी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। अगर हम 3 संख्याओं के माध्य की बात करते हैं तो भी मिड नंबर होगा, यानी कि होगा भाई, हम तो ये कहते पर लेकिन लगातार का होता है, ये गलती मत करना, पहले भी कर चुका हूं। मीडियन क्या होगा सर, मीडियन हम कह सकते हैं, तो मीडियन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, थर्ड नंबर, वो सेकंड नंबर, सेकंड। तो सेकंड नंबर मुझे पता लग गया, ये 12 आ गया, ये तो सही है ना, ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो सर अगर हम माध्य की बात करें तो माध्य क्या होता है, माध्य तो यही होगा ना, तीनों का योग करके आप क्या कर दें अपॉन 3 कर दें, और बराबर किसके कर दें 10 के, हो गया सॉल्व। तो 9x + 12 बराबर 30, तो 9x बराबर 18 एंड x की वैल्यू आ गई 2। तो आपसे क्या बोला गया है, तो उनके बीच का अंतर बताइए। इनके बीच का अंतर 7x और 2x के बीच का अंतर कितना है 5x, तो x की वैल्यू 2 है तो 10। कैसा लगा डियर क्वेश्चन, देखो कर रहे हो ना, सीख रहे हो ना, तो पेपर यही आने वाला है। अब एक बच्चा कहेगा 12 कहां से आ गया, 12 पता नहीं कहां से आ गया यार, हम तो मजाक करने 12 तो ऐसे ही लाते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हम 12 ले आएंगे, क्योंकि तुम्हारा डाउट ही ऐसा है कि 12 कहां से आ गया। तो मतलब जब हम ऑथेंटिकेशन ही खत्म कर रहे हो, तुम क्वेश्चन का क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो भाई, 12 कहां से आएगा।
मीडियन है ना, मीडियन हमेशा क्या होता है, 3 पद होते हैं तो मीडियन हमेशा सेकंड नंबर होता है। अब सेकंड नंबर क्या है, 12 ही तो है, क्योंकि मीडियन 12 है। तो आप समझा करो, बोला जाता है जबकि। चलिए ऐसे चल रहा था, और 12 इधर आ जा, यहां आ जा, बैठ जा। एक बच्चा कह थोड़ा फास्ट, भाई इतना सही चल रहा है तब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना। 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले ठोस गोले को खींचकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक समान तार की लंबाइयां क्या होंगी। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को खींचकर, यानी कि आप क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो किसी चीज को, आप किसी चीज से किसी चीज को बना रहे हो, एक तार बना रहे हो। तार क्या है, बेलन है, यानी कि आप 4/3 पाए का वैल्यू, पाए आर क्यूब यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9 से आप क्या बना रहे हो, एक तार बना रहे हो। तो तार क्या होता है, बेलन होता है, पाए, उसका व्यास दे रखा है आपको 0.6, तो रेडियस 0.3 और आपकी हाइट यानी कि आपको लेंथ निकालनी है उसकी। तो सर पाई से अगर पाई कट गया, 3 से कट गया 9 को 3 बार, 0.3 को उड़ा दिया और 2 जीरो लगा दिया यहां पर, 3 तिया 9 से 9 को काट दिया, तो कितना आ गया डियर, 12 नंबर 108, तो 108 मीटर। मीटर क्या, मीटर क्यों होगा, मीटर ही होगा क्या, हाँ मीटर ही होगा। अरे वाह यार, मीटर ही होगा, बधाई हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो भी तो है ना, तो वास्तव में मीटर ही होगा सर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, वॉल्यूम कन्वर्जेशन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। m और n की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, यानी कि यहाँ m है और यहाँ n है, यानी कि उनकी जो हाइट है उसका रेशो आपको दे रखा है 5:6। अब कुछ साल के बाद क्या होता है, m की ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उस समय के n की ऊंचाई का केवल 90% था, क्योंकि n की ऊंचाई से 20% की वृद्धि हुई थी। ऑसम, मजेदार क्वेश्चन है, पहले स्टार लगा लेना इसको और अपने दिल के कोने में कहीं छिपा लेना। आइए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में अगर बच्चा पहली बार देखेगा ना तो 100% छोड़कर आएगा। क्यों, करे ही नहीं होते, करवाएगा तभी तो। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से किया जाएगा, चलिए समझते हैं, आराम आराम से समझाऊंगा और प्लीज ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। मैंने बोला है कि भाई m और n की लंबाइयों के बारे में चर्चा की गई है, तो यहां मैंने मान लिया m और n। अब रेशो आपको पता है, मैंने मान लिया 5 और 6 है, तो मैं इसको 500 और 600 मान सकता हूं क्या, हाँ। m की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 600 ही हो जाएगा नया, यस। और n की ऊंचाई का केवल 90% था, है ना, वृद्धि हुई, लेकिन n की ऊंचाई का केवल क्या था, 90% था, और n की ऊंचाई में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई थी। ओके, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि ये 600 है ना, तो ये 600 जो है वो आपका रेशो है, पता है ना आपको, यस। और n की जो ऊंचाई है 600 रेशो में क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई, 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, और ये किसके बराबर है, 90%। इक्वेशन समझ लो, फिर आगे बात करूंगा आपसे, प्लीज। मैंने जहां रेशो लिखा है वहां x भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार इक्वेशन समझ लो, फिर मैं आगे बात करूंगा। कृपया करके क्वेश्चन पढ़ो और इक्वेशन समझो एक बार, आप सॉल्व करो, एक रेशो की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन समझो, मैं बोल रहा हूं ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और इक्वेशन समझो। देखो, m और n की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा था, बोला कि कुछ सालों बाद m की ऊंचाई 20% बढ़ गई, तो मैंने रेशो को बढ़ा दिया, क्योंकि रेशो ही तो है ये, ठीक है। लेकिन उस समय के n की ऊंचाई का केवल 90% था। उस समय n की ऊंचाई कितनी थी, n की ऊंचाई में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई थी, उसका 90% था, क्योंकि ये 1 साल की बात है ना,
सॉल्व कर लो। तो सर सॉल्व करने के बाद 600 रेशो है, ये रेशो रहने देता हूं, देखना आर लगा रहा हूं रेशो की जगह। 9 6 की 54, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 540 रेशो आ गया सर। और 9 दूनी ये हो जाएगा कितना अपना 18 सेंटीमीटर। तो सर यहां से आप जब सॉल्व कर रहे हो तो 60 आर यानी कि 60 रेशो बराबर आपका आ रहा है 18 सेंटीमीटर। तो एक रेशो की वैल्यू निकल कर आ रही है 0.3 सेंटीमीटर। तो आपकी नई ऊंचाई कितनी है? 600 रेशो है ना, नई ऊंचाई एम की पूछी है, तो 600 इंटू 0.3 करेंगे तो 180 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलिए, नदी के पार पुल पर एक बिंदु से नदी के विपरीत किनारों पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 39 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई बताइए सर क्या होगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों, कहानी बिल्कुल स्पष्ट है कि नदी के पार पुल एक बिंदु से नदी के विपरीत किनारों पर 39 मीटर की ऊंचाई पर है और यहां से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहां से क्या होती है, एक बच्चे की सोच और कनेक्शंस का पता लगता है कि यार वो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करता है। तो आपको ये नदी की चौड़ाई बतानी है कि ये नदी कितनी चौड़ी है। आइए मैं सिखाता हूं डियर स्टूडेंट, कृपया करके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर लो आप, तो बाकी आप सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपसे कहता हूं यार कि ये तरीका भी सही है कि अगर सर आप 30 डिग्री के सामने अगर √3 को मान रहे हो तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? 3 होगा। कारण पता है ना, रेशो वाला केस है जहां पर 30 डिग्री के सामने अगर ए होता है तो 60 डिग्री के सामने उसका भी √3 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 60 डिग्री के सामने 3 हो गया। 60 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा रेशो। तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि आपको अब किस 4 रेशो की वैल्यू चाहिए, 4 रेशो की वैल्यू चाहिए। यस यस या नो? यस। तो √3 रेशो किसके बराबर है? 39 के। तो √3 रेशो अगर 39 मीटर के बराबर है तो एक रेशो किसके बराबर होगा? 13 √3 के। और 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52 √3। आराम से सॉल्व कर सकते थे, अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्यों हुआ सर? कौन सा 3 क्यों हुआ? 60 डिग्री के सामने √3 टाइम्स ही तो होता है अगर 30 डिग्री के सामने √3 हो तो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, करके बताइए। एक बर्तन में 50 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी में बदला जाए कि नए मिश्रण में 4:3 हो जाए? तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ 5:2 के अनुपात में है और आप बोल रहे हो कि मिश्रण में कितने प्रतिशत को पानी में बदला जाए कि आपका जो दूध और पानी का अनुपात है वह 4:3 हो जाए। यानी कि आप यहाँ किस चीज को देख रहे हो यार, आप ये चीज छोड़ो। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं यार कि ये क्वेश्चन किस चीज का है ये बताओ पहले तो। सर ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का है और रिप्लेसमेंट में एक चीज मैंने आपको बताई थी क्या होती है, प्लीज ध्यान दो और दिमाग चलाओ फुल। सर रिप्लेसमेंट में एक चीज आपने बताई थी एग्जैक्टली कि सर इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी तो सेम ही होगी। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तो इनिशियल कितना है, टोटल जोड़ूंगा तो 70 लीटर आ रहा है, तो फाइनल भी 70 लीटर ही होगा। तो फाइनल में आप मिल्क और वाटर और मिल्क निकाल सकते हो क्या? हाँ, 7 रेशो बराबर 70, तो ये 40 लीटर और ये 30 लीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब क्या बोला जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो सर मिक्सचर से आपने कितना निकाला, कितने प्रतिशत पानी को, मिश्रण के कितने प्रतिशत को पानी में बदल दिया जाता है।
10 निकाला है या 10 डाला है? देख लो ना, 10 मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप माफ कीजिए, यहाँ पर आपके सामने मैं देखता हूं तो 20 आपने मिक्सचर को बदल दिया है ना, 20 आपने चेंज किया है, तो ठीक है, 20 आपने चेंज किया है और कितने प्रतिशत पानी को बदला है, तो यहां हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? 20%। ठीक है, यही बोलेंगे ना कि हमने क्या किया, 20% वाटर को चेंज किया है, मिश्रण के कितने प्रतिशत को पानी में से बदला जाता है, मिश्रण के कितने प्रतिशत को पानी से बदला जाता है? कोई दिक्कत थोड़ी है? कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूजन दूर करता हूं आपका। देखो प्लीज अब सामने देखिए ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले मेरे पास मिल्क कितना था, 50 लीटर था, पानी कितना था, 20 लीटर है। कृपया करके शांति बनाए रखें, कुछ रटना नहीं है, क्वेश्चन अलग है ये, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है ना? अभी चुप रहो, बस सामने देखो, ठीक है? जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है ये रेशो से हो जाएगा, है ना? तो इसलिए थोड़ा शांति से बनाए रखिए। मनोज अब सामने देख लो यार, मीणा जी, मनोज मीणा जी, सामने क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए चलिए, तो यहाँ मिल्क और वाटर है, प्लीज शांति बनाए रखें। मैं कह सकता हूं फाइनल में भी यही होने वाला है, तो यहाँ वाटर कितना हो जाएगा 40 और यहाँ 30। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये बता दो? अब तो सही है ना अपन? अब सही तो है। अब 50 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी था इनिशियल में, ये 30 है और ये 40 है, क्योंकि ये तो वाटर और मिल्क है ना, ठीक है? ये तो वाटर और मिल्क की तो है, क्या दिक्कत है? अब क्वेश्चन पूछो क्या बोल रहा है, ठीक है? अब तो ठीक है, चलिए अब चलो, मिश्रण के कितने प्रतिशत को पानी, मिश्रण के कितने प्रतिशत को पानी से बदल दिया जाता है, मिश्रण के कितने प्रतिशत को पानी से बदल दिया जाता है? 25। हाँ देखते हैं, अरे बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दो प्लीज, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मिश्रण के कितने प्रतिशत को पानी से बदल दिया जाता है, तो यार यहां ऐसी क्या चीज होगी जो सेम हो सकती है? मिल्क, अब मिल्क तो सेम है ही नहीं, तो मिश्रण के कितने प्रतिशत को पानी से बदल दिया जाता है, यानी कि निकाला तो मिक्सचर ही गया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम इसको रेशो बनाएं तो ये 5:2 है और यह आपका कितना है, 3:4 है। आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि सर देखो, आप पानी मिला रहे हो, बात तो ठीक है, लेकिन मिल्क तो सेम करो पहले। तो मिल्क को सेम करने के लिए यहाँ 5 का गुणा, यहाँ भी 5 का गुणा, और यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा। अभी रुकना, डायरेक्टली भी बता सकते हैं, रुक जाओ, ठीक है? तो यहां जब मैंने ये देखा तो बात कितनी आ गई सर, 6 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। 6 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है ना? 6 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी कि कितना मिला रहे हो आप, 14 रेशो, और टोटल कितना था, 70 × 100। ये रेशो में जाएगा, तो यहां पर आपका कितना निकल कर आने वाला है, 20% आंसर आएगा। अरे रेशो कौन सा उल्टा हो गया, कहां है उल्टा रेशो, कौन सा उल्टा रेशो है भाई? सही तो है, ध्यान से देखा तो करो, बस एक ही चीज बोलते जाते हो, बोलते जाते हो। हाँ यार, चलिए अगला प्रश्न। टोटल मिक्सचर लिया है, डायरेक्ट भी बोल सकते थे अपन, जो 20% का हुआ था ना, वही 20% राइट आंसर आ जाता।
आज तो टाइम भी बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। 9 संख्याओं का औसत आपका 18 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 42, अगली 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 46/3, 8वीं और 9वीं संख्या क्रमशः 7वीं से 5 और 6 बढ़ी है तो 9वीं संख्या। ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। देखो, तो मैं कह सकता हूं कि 9 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है, तो 3 संख्याओं का योग आपका 42 आ रहा है, ठीक है सर। बाकी 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 3 और 3 6। अब बची कौन सी? 7वीं। 7वीं को मैंने मान लिया x, तो 8वीं और 9वीं 7वीं से 5 और 6 बढ़ी है, तो 8वीं ये रही और 9वीं ये रही, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 इंटू 9 कितना होता है? 162। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है डियर? तो सर 3x बराबर, अब सब कुछ काटने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी काट सकते हैं। तो मैंने 42 घटाया 120, फिर मैंने इसमें से 46 घटा दिया और 6 घटा दिया, तो ये निकल कर कितना आया डियर? 81 आ रहा है क्या? यहाँ पर 81 आ रहा है क्या? हाँ, कितना निकल कर आ रहा है? 63 आ रहा है ना, 63 आ रहा है। तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 21। तो आपसे पूछा है 9वीं संख्या क्या होगी, तो 9वीं संख्या क्या है? x प्लस 6, तो x प्लस 6 आपकी 9th नंबर है, यानी कि 27 आपका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, कर पाए आप? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट। नहीं आया तो कोई बात नहीं, सीखो ना यार, सही है ना, सीखने आए हो आप, ध्यान रखना। 3 कहां गया? 3 से काट भी तो देते हैं। क्वेश्चन में 46/3 है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था यार। अरे भाई, हम योग लेके चल रहे हैं सबका, तो 46/3 औसत है, तो अगर इसको योग में बदलेंगे तो ये 46 ही हो जाएगा। कैसे करें? 3x प्लस 1/5x बराबर 9। हमें पता है कि सर यहाँ 25 दे रखा है, तो 25 के लिए 5 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पूरे फंक्शन में 5/3 से गुणा करना पड़ेगा, और जैसे ही आप गुणा करोगे ना, तो देखो सब चेंज हो जाएगा, सब परिवर्तित हो जाएगा जो आपको चाहिए। तो दोनों तरफ 5/3 से गुणा किया ना, तो वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। 5x प्लस 1/3x बराबर 15। और इससे अगर आप इस पे जाते हो तो क्या होगा? p स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15/3, तो यानी कि ये हो रहा है सर अपना 675 माइनस 15, तो 665 या फिर 660, माफ की 10 होगा भाई, 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 665/3। नेक्स्ट, मोहित और विष्णु के आयु के वर्ग के बीच का अंतर ये दे रखा है, तो मैंने मोहित के और विष्णु के आयु के बीच के अंतर का जो आयु के वर्ग का अंतर 36 है। 2 साल के बाद औसत दे रखा है, तो 2 साल के बाद एवरेज 11 है, तो 2 साल पहले कितना होगा? 9 होगा, यानी कि m प्लस b कितना आ गया? 9 आ गया, तो m माइनस b कितना हो जाएगा? 4, तो m प्लस b आपका 9 है और m माइनस b आपका 4 है। तो यहाँ क्या बोला गया है? कितने साल बाद मोहित और विष्णु का अनुपात 8:7 होगा। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, m प्लस बी 2 साल के बाद क्या हो रहा है? औसत तो 18 हो जाएगा ना, योग तो, हाँ भाई 18 हो गया, तो यहाँ 18 हो गया, तो m माइनस बी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो m कितना निकल कर आ रहा है यहाँ से? ये हो जाएगा, m निकल कर आ रहा है 10 साल का, और v कितना निकल कर आ रहा है? 8 साल का। तो क्या बोला गया? कितने साल के बाद मोहित और विष्णु
का अनुपात 8:7 होगा। तो वो अभी हम जानते हैं कि यार मोहित और विष्णु का अनुपात 8:7 होने के लिए x जोड़ दो, यहाँ पर कड़ाई कंसेप्ट भी लगा सकते हो। तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है देख लो, 70 प्लस 7x प्लस 64 प्लस 8x, तो x बराबर आ रहा है 6 साल बाद। अच्छा पूरा खींच लिया इसने, क्या क्या ले लिया देखो, एमएस नंबर सिस्टम भी डाल दिया, बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट भी डाल दिया, लड़ाई कंसेप्ट भी डाल दिया। कर बेटा हो 18 कैसे होगा सर, सोचा करो यार, ये एवरेज भी डाल दिया है ना। दोबारा बताता हूं देखो, तो थोड़ा क्या है, थोड़ा वो वर्क है ये, जब आप बेसिक क्लियर कर लेते हो अच्छा लगता है करने में। देखो मैं बताता हूँ, ये तो क्लियर हो गया ना पहली इक्वेशन कि मोहित और विष्णु के वर्गों का जो अंतर दे रखा है वो 36 है। अब पता है हम जब एवरेज पढ़ाते हैं ना, तो एवरेज में मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये 11 जो औसत दे रखा है ये 2 साल बाद का है। तो अब 2 साल पहले यानी कि प्रेजेंट का औसत कितना हो जाएगा, 2 घटा दो, यानी कि 9 हो गया, यानी कि मोहित और विष्णु का एवरेज 9 हो गया, तो योग कितना हो जाएगा 18। एवरेज 9 है तो 2 ही जने, सम हो गया 18। तो अब m प्लस भी पता लग गया तो m माइनस भी पता लग जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 36 है, तो m माइनस बी कितना हो जाएगा 2। भाई तभी तो गुणा करने पर 36 आया। तो अब यहां से निकाल दो और फिर लड़ाई कंसेप्ट लगा दो। यहां से एज निकल कर आ गई मोहित और किसकी, विष्णु की, 10 और 8, कितने साल बाद 8:7 हो जाएगा। तो लड़ाई कंसेप्ट भी लगा सकते थे आप, कैसे, 70 64, तो 70 माइनस 64 x 6, तो अच्छा है, लेंदी नहीं है, आराम से कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर m माइनस बी 2 कैसे, अरे यार m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 36 दे तो रखा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता है। मतलब बिल्कुल ही दिमाग नहीं चल रहा है क्या, हाँ? ऐसे नहीं होता, कल के लिए काम कभी छोड़ता ही नहीं मैं, कल के लिए नहीं छोड़ता, आराम से पूरा ही होगा। आप पढ़िए तो भी अच्छा है, आपके लिए बढ़िया है, मेरे लिए थोड़ी ना है। चलिए हम यहां कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर आपका दे रखा है 13/5, तो हम यहां कह सकते हैं सर, आप यहां साइन भी निकाल सकते हो, आप यहां कॉसेक भी निकल जाएगा, तो हम यहां 5 12 13 बना देते हैं। कॉट है यानी कि 5 13, ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा, हाँ कोई जरूरत भी नहीं है वैसे तो, और कुछ कोई जुगाड़ पानी इसमें बढ़िया लग जावे तो कुछ करें भी, अरे जरूरत ही कहां आ रही है, सिर्फ नाटक है ये, सिर्फ दिखावे का खेल है। डायरेक्ट बन गया, सिर्फ दिखावा है। अब यहां मैं और भी डरा सकता हूं आपको, ये हमने पहले भी किया हुआ है शायद, ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि 1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस, ऊपर साइन क्यूब आ गया, नीचे कितना आएगा 1 प्लस साइन क्यूब थीटा। अब जब आप एलसीएम ले लोगे तो कट गया ना, 1 प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब थीटा, 1 आ गया, तो डायरेक्ट ही 1 है, डायरेक्ट ही 1 हो गया। क्या इसका कोई मतलब है, नहीं, इसकी जगह चाहे हम बहुत टिपिकल डेटा भी दे सकते हैं आपको, जैसे कि मैं लिख दूं कॉट थीटा की वैल्यू 57.5 डिग्री। अब बेटा सॉल्व करो, आप सोचोगे क्या करे भाई, तो कुछ भी हो सकता है। कैसे करेंगे डियर, विजय ने एक ही कीमत पर 2 वस्तुएं बेची, एक ही कीमत पर, सेलिंग प्राइस सेम है, और एक पर उसे 12% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 12% का नुकसान होता है, पूरे लेन देन पर क्या होगा। अब हालांकि ये हो जाएगा, हालांकि ये हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो गलत है, आप जानते हो ना वो चीज वो गलत है, लेकिन आप दे सकते हो आंसर सक्सेसिव लगा के, 12 माइनस 12, समझ रहे हो मेरी बात, माइनस 12 इंटू 12/100, तो सही है। यहां पर आ गया 1.44 का लॉस,
सही है, लगा सकते हो, बी आंसर हो जाएगा इसका, लेकिन गलत है ये, है ना। लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ सक्सेसिव नहीं लगता, क्योंकि एसपी दो वस्तुएं अलग अलग हैं और ऊपर से एसपी सेम है, तो ये गलत है। ठीक है, तो फिर दूसरा तरीका क्या है सर इसका, एक्चुअल तरीका मैं आपको डिस्कस करता हूं, और रेशो वाला ही सही है, लेकिन लेंदी होता है वो, इसलिए आप लगा सकते हो काम चलाओ। रेशो वाला सही है, जैसे कि 100 से 112, ये तो प्रॉफिट हो गया सर, और 100 से 88 ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, यहां आप देख सकते हो टोटल आपका सीपी और टोटल आपका एसपी, लेकिन आपको बोला गया है एसपी सेम होना चाहिए, तो आपका एसपी सेम होने में बड़ी तकलीफ होती है आपको। तो यहां हम इसको लिख के और भी काट के लिख सकते हैं, 25 और 28 और 25 और 22, फिर इसको सेम करना होता है, 28 22 से गुणा कर दिया, फिर इसको 28 से गुणा कर दिया, है ना, 14 से भी गुणा कर सकते हो, तो फिर इनको जोड़ दिया, इनको भी जोड़ दिया, ये सीपी निकाल दिया, ये एसपी निकाल दिया, तो ये लेंदी हो जाएगा, तो ये सही है ना। समझ रहे हो ना कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को क्या बनाना है, तेज बनाना है। तेज कैसे बनाना है, अगर मुझे रुपीस में पूछता तो मैं क्या करता, तो फिर मैं ओरिजिनल प्रोसीजर यूज करता, ओरिजिनल वाला यूज करता, क्योंकि रुपीस में जब भी बात आती ना, तो हमें ओरिजिनल ही लगाना पड़ता कि भाई कितना प्रॉफिट हो गया, ऐसे नहीं निकाल सकते या कितना लॉस हो गया, इससे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे डियर, तो बीईडी, तो मैंने ये कहा कि भाई इसको आगे बढ़ा दिया हमने, आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला कैसे निकालेंगे डियर, आप जानते हो, अब तो समझदार हो चुके हो। सर ये 110 हो गया हमारा, ये 110 हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कुछ जरूरत ही नहीं है, 140 भाई ये कौन पता है, तो ये 30 हो जाएगा। अगला, चावल और गेहूं की प्रति किलोग्राम मूल्य आपको इस प्रकार दे रखा है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की कमी और गेहूं के 10 रुपए की वृद्धि, और दोनों के मूल्य समान हो जाएंगे। अरे वाह, यानी कि अगर मैं इसको 800 मान लेता हूं और इसको मैं 500 मान लेता हूं, तो भाई बात वही हो गई, 800 में 25% की कमी यानी कि 75%, इसके रेशो में 10 रुपए की वृद्धि, बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कर लो, 3/4 कितना हो जाएगा, 600, तो 600 माइनस 500, 100 रेशो बराबर 10 रुपया, तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 रुपया। आपने कितना माना है, गेहूं का आरंभिक मूल्य, तो गेहूं आपने 500 माना था ना, तो 500 इंटू 1/10, 50 रुपया। नेक्स्ट कैसे करोगे, मैं ये कह सकता हूं कि 5 का आ रहा है का, 25 इंटू 2 50, प्लस 2 का आ रहा है का, 4 इंटू 5 माइनस 3/6 इंटू 2, ये तो हो गया 1, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, 1/10 प्लस ये हो जाएगा 5/2 माइनस का 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 50 और 2 52/20। हमने गड़बड़ कर दी क्या, कर दी ना, कहां कर दी भाई, 25, अरे हाँ 25 में, इसमें कर दी, पहले वाले में। यहाँ देख लो, यहाँ गड़बड़ की है मैंने, यहाँ मैंने क्या किया, मुझे पहले डिवाइड कर देना चाहिए था ना, तो मैंने उसको गुणा क्यों किया भाई, ये तो मेरी गलती है ना, बिल्कुल गलती है सर, आपको माफ नहीं किया जाएगा इसके लिए। तो ये हो गया भैया 2/5, कितनी प्यारी चीज है ना यार, तो इतनी बारीक बारीक चीजों पर भी ध्यान आप रखें अपना, हमारा तो है, तो 25 और 4 29/10 माइनस का 1 19/10। तो ये आपको समझाने के लिए सबसे बढ़िया इलाज है कि पहले क्या होगा, ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद
डिवाइड होगा, तब उसके बाद आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो प्रायोरिटी पहले ऑफ है, फिर डिवाइड है और फिर मल्टीप्लाई है। ये गलती आप ना दोहराएं, इससे बहुत आगे चलिए। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, लघुत्तम समावर्तक है, उसके महत्तम समावर्तक से 27 अधिक है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। अब अधिक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, डोंट अंडर एस्टिमेट। बोले क्या करोगे सर, देखो भाई 2h और 5h, एलसीएम कितना आ गया, 10h, और एचसीएफ कितना है, h, डिफरेंस कितना है, 9h, 27। आया मजा? अधिक या कम आ जाता है तो, अधिक या कम आ जाता है तो डिफरेंस होता है। तो एचसीएफ आ गया 3, तो बड़ी संख्या 15, छोटी संख्या 6। मजा आ रहा है? 150 फैक्टोरियल, अभी बोला 10h कैसे? अरे भाई इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 150 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ शून्य 5 का भाग दिए जाओ, तो ये कितना आया, 30, 30/5 6, 6/5 1, तो कुल मिलाकर 37 आपकी क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी।